हेलो गाइस। जैसा कि इसके पहले वीडियो में तीन वीडियो में हम लोगों ने HTML के इनफ बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं ताकि हम CSS के साथ आगे बढ़ पाए। तो आज CSS में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें है व्हाट इज CSS, व्हाई इट इज यूज्ड, हाउ टू यूज CSS, सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं एक रीडमी की फाइल ओपन कर लेता हूँ मेरे VS कोड में। ओके, ये तीनों फोल्डर्स है जिसमें हम लोग अभी तक अपना HTML कवर कर रहे थे। एक किसी भी एक फोल्डर में, थर्ड फोल्डर में मैं style.md करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये बाहर बन गया है शायद। हाँ, ओके। और ये क्वेश्चंस में अगर उठा लूँ ये सारे, शिट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज CSS। CSS का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, मतलब शीट की स्टाइलिंग करना, आपके ब्राउजर का ना स्टाइलिंग का काम करता है। ये कास्केडिंग का मीनिंग है यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स, वी कैन से सेट ऑफ रूल्स और प्रायोरिटी बेसिस पे स्टाइलिंग होती है। मतलब कुछ भी लिख दो वो ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर एक रूल्स होते हैं स्टाइलिंग के। एक प्रायोरिटी बेसिस पे स्टाइलिंग होती है, तो कास्केडिंग एक प्रायोरिटी का सेकेंडरी फॉर्म बोल सकते हो या सेकेंडरी नेम बोल सकते हो। तो CSS बेसिकली क्या होता है वो बताया मैंने अभी। व्हाट इज व्हाई इट इज यूज, सॉरी, व्हाई इट इज यूज, ये बेसिकली यूज होता है फॉर स्टाइलिंग वेबसाइट्स और वेब पेजेस, दोनों ही बोल सकते हैं हम लोग। तो ये स्टाइलिंग के लिए बेसिकली यूज होता है। आगे हम लोग करेंगे जब हम लोग ये प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। हाउ टू यूज CSS। अभी यहाँ पे मैं जैसे बताऊँ, CSS यूज करने के ना हमारे पास मेनली तीन ऑप्शंस है। एक है इंटरनल इंटरनल स्टाइलिंग ऐसे, और एक होगा ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल, एंड एक लास्ट है इनलाइन। ये फिर सेलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज पे आएंगे। पहले हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। कास्केडिंग का मतलब मे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फॉर स्टाइलिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस CSS इसीलिए यूज़ करते हैं हम लोग। और CSS यूज़ करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, सेम फोल्डर में करता हूँ मैं ओपन विथ लाइव सर्वर। लास्ट टाइम जो मैंने इस फोल्डर यूज़ किया था वही ओपन कर ले रहा हूँ। हाँ, तो ये बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जैसे CSS अप्लाई करना चाहूँ इसमें, तो मेरे पास है ना, जैसे कि मैंने बताया, तीन ऑप्शन है CSS यूज करने के। इंटरनल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इस चीज को, अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टाइलिंग बोला, स्टाइलिंग में कलर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कलर बताता हूँ आपको कि स्टाइल लिखना है मुझे यहाँ पर। स्टाइल लिख के अंदर उसको बताना है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे। बैकग्राउंड हाइफन कलर ऐसा लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए अभी के लिए। ओके, ठीक है, ब्लू हो गया। तो अब मैं जब मेरी वेबसाइट में जाऊंगा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ है। ओके, और अगर मुझे चाहिए था कि खाली कलर ब्लू हो तो आई कैन रिमूव बैकग्राउंड एंड इससे खाली इसका कलर ब्लू होगा। ओके, तो ये हो गया एक ऑप्शन इनलाइन स्टाइलिंग का। ओके, इनलाइन स्टाइलिंग हो गई। फिर इंटरनल एक चीज़ है, इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग हम लोग हेड के अंदर बेसिकली यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। हेड, यहाँ पे एक टैग होता है हमारे पास स्टाइल का। ओके, स्टाइल टैग के अंदर अभी मैंने इनलाइन स्टाइलिंग में क्या हुआ था, यहीं पर एक और चीज मैं बता सकता हूँ आपको, सिलेक्टर्स। इनलाइन स्टाइलिंग में मैंने क्या किया था कि डायरेक्टली स्टाइल लिखा और कलर ब्लू दे दिया। ओके, अब ब्राउजर को ये पता है कि H1 को ही लिखा है मैंने ये चीज, तो H1 को ही कलर करना है मुझे। तो अगर मैं स्टाइलिंग में डायरेक्टली अगर मैं खाली कलर लिख दूं, ऐसे लिख दूं कलर
एंड बाय द वे इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सेमी कॉलन डालना होता है आपको, सेमी कॉलन। और अगर मैं ब्लू लिखूं, कलर ब्लू एक्सक्लेमेशन, तो ये कुछ एरर्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर लगाना है ये स्टाइलिंग। तो मुझे, मैं इसको बता सकता हूँ ऐसे कि H1 को, ओके, फिर उसके बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस में इसको रैप करना है, ओके। तो अब मैं जैसे यहाँ पर ये फिलहाल के लिए ये हटाता हूँ ब्लू। अब मैं देखूँ अभी भी वो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर इसकी वजह से आ रहा है। जैसे मैं चेंज करूँ यहाँ से, बाय द वे इस पे हवर करेंगे हम लोग तो कलर डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं अभी कुछ डार्क ब्लूइश टाइप का कलर देता हूँ, विजिबल ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा, ओके। ये कलर, तो ऐसे करके हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो भी बताया मैंने आपको। अभी एक और ऑप्शन है हमारे पास, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, जो कि मोस्ट प्रेफरेबल वे है। अभी यहाँ पर ये चीज़ इजी पड़ेगा यहाँ पर कि मैं सेम लाइन में स्टाइलिंग कर दूँ, बट जब कोड जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो स्टाइलिंग भी बढ़ेगी, और स्टाइलिंग जब बढ़ेगी तो मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमारा कोड। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमको बस एक लिंक का टैग लगाना है। लिंक का टैग लगाया, रिलेशन में हमेशा स्टाइल शीट होना चाहिए अगर आप स्टाइलिंग ऐड कर रहे हो तो। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ, दैट इज स्टाइल डॉट सी एस एस, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी एस एस, ओके। अब मैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके अगर यहाँ पर लिख दूँ, फिलहाल के लिए ना मैं ये कोड रिमूव करूँगा ताकि एक क्लीनर कोड दिखे हम लोगों को, ओके। और यहाँ पे जस्ट एक H1 रखूंगा मैं फिलहाल के लिए, स्टाइल में, ओके। H1 के अंदर स्टाइल में है, ये सिंपल सा। यहाँ पर हम लोग कर देंगे CSS ट्यूटोरियल, ओके, हो गया। अब CSS को इस इंडेक्स फाइल में लिंक करने के लिए हेड के अंदर हम लोगों को एक लिंक का टैग लगाना है, और उसका रिलेशन स्टाइल शीट होना चाहिए। और href में हम लोग फाइल का लोकेशन देंगे। तो डॉट स्लैश जब मैं डालता हूँ तो डॉट स्लैश में मतलब सेम सेम डायरेक्टरी में, डॉट स्लैश का मतलब होता है सेम डायरेक्टरी में उसको ढूंढना। और यहाँ पे मुझे एक स्टाइल शीट का ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल डॉट सी एस एस। मैंने मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक कर दिया है। अब अगर चेक करना है तो जैसे कि मैंने बताया था, सिलेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर एक H1 है, ओके। मैं H1 लिख के, अगर मैं H1 यहाँ पे लिख दूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, फिलहाल के लिए कलर देते हैं जो हम लोग चेक कर रहे हैं। कलर दूंगा मैं यहाँ पे ग्रीन में भी, ग्रीन। तो अब इसका कलर ग्रीन हो गया है, ओके। सबसे पहले तो एक चीज करेंगे हम लोग, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों को लाइट दिखे, आई मीन डार्क दिखे। ये कलर का लाइट कर लेता हूँ। तो ऐसे हो रही है स्टाइलिंग यहाँ की। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया कि H1 को डायरेक्टली मैं टारगेट कर पा रहा हूँ। अब सपोज यहाँ पे एक और H1 है, आई मीन तीन H1 है हमारे पास। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये तीनों को ही ग्रीन कलर दे रहा है, बट हम लोगों को कैसे चाहिए, पहला वाला ग्रीन कलर हो, देन ब्लू और रेड ऐसे हो। अगर ऐसे करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग तीनों को ही एक एक आईडी दे देंगे, जैसा कि मैंने HTML के सीरीज में बताया था। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करके हम लोग एक आईडी दे सकते हैं। तो इसको हम लोग दे सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ आईडी थोड़ा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जो आपको भी समझ आए। बी, फिलहाल के लिए तीन ही बना रहा हूँ मैं इसीलिए।
यहाँ पर मैं वो ABC डाल सकता हूँ। तो ABC करके मैंने इनको नाम दे दिया है। और यहाँ पे मैं करूँगा, अभी मैंने इसको आईडी दी है, आईडी को हम लोग टारगेट करते हैं हैशटैग से। फिर मैं अगर लिखूँ #A, फिर मैं जाऊँ अपने ब्राउजर में, तो ग्रीन कलर सिर्फ A के ऊपर अप्लाई हुआ है। अभी ये सेम कोड अगर मैं कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ B, यहाँ पर मैं कर दूँ C। हम इसको रेड देने वाले थे, ओके। इसको मैं हल्का सा ये रेड कलर दिया मैंने, इसको ब्लू, लाइट ब्लू देंगे। तो ये तीनों कलर ऐसे अप्लाई हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली सिलेक्टर देखा हम लोगों ने। अभी ऐसे ही एक और सिलेक्टर होता है हमारे पास, क्लास। क्लास में डाल सकता था मैं AB, यहाँ पर भी एक क्लास डाल देता हूँ मैं, AB ना, AB नहीं डाल दूँ मैं डालता हूँ, क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं, DE, एक और क्लास डाल देता हूँ मैं, F, ओके। ये जस्ट मैंने कुछ किया नहीं है, फिलहाल के लिए मैं ये हटा देता हूँ तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा। पहले जैसे मैंने आईडी दिया था वैसे ही अभी मैंने क्लास दिया है इसको, DEF। अब मुझे क्लास को टारगेट करना है, तो क्लास को हम लोग टारगेट करते हैं डॉट से, फुल स्टॉप यू कैन से, डी। मैं डॉट डी को कलर देना चाह रहा हूँ अभी, पिंक कलर, हाँ, दिखाई दे। ऐसे ही अगर मैं जाके अब देखूंगा मेरे इसमें ब्राउजर में, तो पिंक कलर हो गया हमारा जो डी क्लास थी। तो बेसिकली हम लोग डी को डॉट से टारगेट कर रहे हैं, और आई मीन डी को डॉट से नहीं, क्लास को हम लोग डॉट से टारगेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं डॉट से। आईडी को हम लोग हैशटैग से टारगेट करते हैं, हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, ओके। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, बट थोड़ा मीनिंगफुल नेम देना कि आपको इस फाइल में जाने के बाद समझ में आए कि आप क्या चीज़ स्टाइल कर रहे हो, क्योंकि स्टाइलिंग सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर नहीं होगी, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, तो वो मिक्सअप ना हो जाए इसीलिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेरे को बतानी थी कि अब सपोज मैं यहाँ से H1 एक ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया शायद। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वही है जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग देखते जाएंगे। एक और चीज़, CSS इज अ लूप। CSS में ना कभी भी लूप में फंसना नहीं, कि CSS बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग स्टाइलिंग करने बैठेंगे तो खत्म, ये लूप प्रोसेस है, वो खत्म नहीं होगा। तो आपको इनफ पहले अपना एक गोल सेट कर लेना है कि मेरे को ये चीज़ करनी है। जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बटन, अगर आप कोई बटन भी बना रहे हो और उस बटन को आपने स्टाइल पहले से करके नहीं रखा है कि मुझे ऐसा बटन चाहिए, और आप सोच रहे हो कि मैं ऑन द गो इसको सोच लूंगा कैसे बनाना है, तो वो चीज़ नहीं होती। कि आप थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल्स डालोगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ उसमें मॉडिफिकेशंस, मतलब उसमें ऐसा चाहिए होगा कि मैं इसमें और मॉडिफिकेशन कर दूं और कर दूं, बट वो खत्म नहीं होता। तो CSS इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। CSS बस आप इनफ अभी के लिए जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना ही सीखना, एंड उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स करते करते ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। CSS के बाकी सब जो एट्रीब्यूट्स, आई मीन प्रॉपर्टीज होंगे, एंड बाकी सब हिडन फीचर्स होंगे, ऐसे। तो यहाँ पर मैं जो बताने वाला था, दैट इज, फिलहाल के लिए ये कोड हटाता हूँ मैं। CSS में एक और चीज़, आप CSS का हमेशा एक बॉयलर प्लेट लिख के रखिए। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल के लिए बॉयलर प्लेट नहीं बताता हूँ मैं, फिलहाल के लिए वो बॉडी भी रखता हूँ मैं। हाँ, बॉयलर प्लेट थोड़ा कंफ्यूज करेगा अगर आप बिगिनर हो तो। बॉडी नहीं, बैकग्राउंड कलर डालना था मुझे, बैकग्राउंड कलर #333, ओके। यहाँ पे जैसे मैं H1 को टारगेट करूँ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों ने ना, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने दे दिया है ब्लू। फिर सेम एक बार मैंने, मतलब समझ लो आपने बहुत सारी स्टाइलिंग लिखी और आपने एक बार नीचे है ना यहाँ पे लिख दिया है फिर से बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड हो गया, ये कलर डालना है, कलर। और यहाँ पर आपने दे दिया रेड। ओके। तो अब यहाँ पर रेड अप्लाई होगा, क्योंकि जो रिसेंट वैल्यू होती है, लास्ट की जो वैल्यू होती है, उसके पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। इवन मैं अगर ये भी करूँ, H1 यहाँ पे फिर से लिख के अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको देना चाहूँ ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन वाली वैल्यू इन दोनों को ओवरराइड कर रही है। ब्लू को ओवरराइड कर रहा है रेड, रेड को ओवरराइड कर दिया ग्रीन ने। तो इसी इसलिए मैंने बोला था, कास्केडिंग मतलब एक प्रेफरेबल रूल होता है, कोई रूल सेट होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे चलता है वो स्टाइल शीट। तो यहाँ पर प्रायोरिटी अभी जो रिसेंट वाले हैं उसकी ज्यादा है, तो उसने ओवरराइड कर दिया है बाकी के दोनों को। ओके। अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेम इसी चीज पे, कि अगर मैंने यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग यूज किया। क्या कर रहा हूँ मैं, स्टाइल टैग यूज किया और इसमें H1 को टारगेट करके H1 को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया फिलहाल के लिए ब्लैक। ओके। सेम मैं इनलाइन आऊंगा उसके बाद, और बैकग्राउंड स्टाइल डाल के इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। अभी के लिए ब्लू करता हूँ मैं, और इंटरनल स्टाइलिंग में H1 को मैं ग्रीन रहने देता हूँ अभी के लिए। इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं, ताकि ये रीड ना हो। तो मैंने एक इंटरनल स्टाइलिंग दिया है, बैकग्राउंड कलर उसको दे दिया है मैंने ब्लैक। एक इनलाइन स्टाइलिंग दिया है, मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है। एंड एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग में मैंने उसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है। तो यहाँ पर भी सेम प्रायोरिटी की बात होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो H1 है, इसको अगर कलर उठाना है, तो ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग तो इसके लिए प्रिफरेबल वे नहीं होगा कि दूसरी फाइल में जाके ये अपना स्टाइलिंग उठा के लाए। और सेकंड चीज, इस स्टाइलिंग से भी ये इससे दूर है ना अभी फिलहाल के लिए। H1 जो है, H1 स्टाइल टैग से दूर है, क्योंकि स्टाइलिंग आपने लिखी है हेड में। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे होगा जो इनलाइन स्टाइल किया हुआ है। तो इनलाइन स्टाइल किया हुआ है, इसका ये ब्लू कलर ही उठाएगा, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वे है इसके लिए। एंड प्रायोरिटी यहाँ पे इनलाइन स्टाइल की ज़्यादा है। और वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई हुआ है, यहाँ पर ब्लैक कलर भी अप्लाई नहीं हुआ है जो हम लोगों ने दिया था बैकग्राउंड कलर। दूसरे फाइल का ग्रीन कलर भी अप्लाई नहीं हुआ। अब जैसे मैं हटा दूँ यहाँ से फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर प्रायोरिटी अभी ज़्यादा हो गई है जो इंटरनल स्टाइलिंग है, क्योंकि सेम फाइल में उसको स्टाइलिंग मिल रही है, तो वो दूसरी फाइल से स्टाइलिंग क्यों उठाएगा। तो ब्लैक हो गया उसका बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट नहीं दिख रहा है हमको, टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट भी ब्लैक कलर का ही है। ओके। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई है इनलाइन जो स्टाइलिंग की है हम लोगों ने उसकी। ये दूसरे फाइल से क्यों उठाएगा कलर, जब सेम फाइल में अवेलेबल है उसके पास। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बाद में जब कोड करते करते कोड बेस आपका बड़ा होता है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो आपकी स्टाइलिंग उठाएगा। तो ऐसे आपको चेक करते रहना है। आई मीन ये चीज़ खाली एक फिगर आउट करके रखो आप ऐसे, कि कोड ओवरराइट ना हो। आप उस चीज़ को खाली एक बार ध्यान रखना कि प्रायोरिटी बेसिस पे स्टाइल शीट काम करता है, तो मैं वो रिपीट ना करूँ मेरे कोड को। ऐसे यहाँ पर वो आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतनी ही थे, और बाकी हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहें तो मैं फिलहाल के लिए ये स्टाइल शीट हटा देता हूँ। ओके। और जैसा कि वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर दिया था, बैकग्राउंड तो दिख नहीं रहा था, बैकग्राउंड कलर ब्लैक देता हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया। और एक चीज़ होती है, अभी हमको दिख नहीं रहा होगा ये क्योंकि पूरा ब्लैक है। अब हम लोग यहाँ पे कलर एक दे सकते हैं, कलर दे दिया मैंने वाइट इसको। अब हम लोग को टेक्स्ट दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली ये कलर जो यूज होता है वो कंटेंट के ऊपर आता है। बैकग्राउंड कलर वो ऑब्वियस सी बात है बैकग्राउंड के ऊपर आता है। और एक चीज होती है, वी कैन से यहाँ पे फॉन्ट 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 साइज, वी कैन से फॉन्ट साइज। वैसे तो यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ अभी के लिए पिक्सल्स में बता देता हूँ मैं आपको।
500 पिक्सल्स में अगर मैं इसको देना चाहूँ अभी के लिए फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। फिलहाल के लिए 200 देता हूँ। 100 मे बी। या तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। ऐसे आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पर आपके पास 900 तक के ऑप्शन है आपके पास, और बोल्डर लाइटर। तो अभी के लिए अगर मैं 900 डालता हूँ तो यहाँ पर फ़र्क नहीं दिख रहा होगा आपको भी। एक सेकेंड ना, अगर मैं इसको 100 करूँ तो फ़र्क दिखेगा आपको। लग जाए। हाँ, मे बी किसी इशू की वजह से नहीं लग रहा है, या मे बी मैं कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लीव इट। ये चेकआउट करूंगा मैं भी। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज एक बता दिया, मे बी मैं फॉन्ट साइज हटाने के बाद शायद वो लग जाए। शायद। चेक करते। फॉन्ट वेट, अगर मैं इसको 100 कर दूँ। हाँ, फॉन्ट वेट काम कर रहा है। ये मे बी फॉन्ट साइज की वजह से नहीं काम कर रहा था, क्योंकि फॉन्ट साइज जो होता है फिक्स पिक्सल्स में होता है, वो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे अगर मैं 900 करूँ तो फॉन्ट हम लोग देखते हैं, या बोल्ड हो गया, काम कर रहा है। ओके। और एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, और ना डिस्प्ले नहीं है अभी के लिए। बैकग्राउंड कर लिया हम लोगों ने, कलर कर लिया। और इसको जैसे मुझे अंडरलाइन करना है, तो एक चीज़ है जो टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी यार, टेक्स्ट का डेकोरेशन मुझे करना है। डैश करना है, डॉटेड करना है, डबल करना है, लाइन थ्रू, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। मैं इसमें से एक दो बता दे रहा हूँ, जैसे अंडरलाइन। तो स्टाइल के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके। और फॉन्ट, फॉन्ट में और क्या है हमारे पास फीचर्स। ये सारे फीचर्स, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फीचर्स की। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं फॉन्ट वेट में बताया मैंने आपको कि फॉन्ट का आप बोल्ड कर सकते हैं या फिर थिन कर सकते हैं फॉन्ट को। फॉन्ट फैमिली में ऐसे होता है कि आपको बहुत सारे, आपने अगर कभी एक्सेल शीट या वर्ड पैड यूज़ किया रहेगा तो उसमें हम लोगों को फॉन्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे फॉन्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट। जैसे मैं कोई एक फॉन्ट ट्राई करूँ, फ्रैंकलिन गॉथिक, या ये एक फॉन्ट अलग हो गया। अब और बाकी प्रॉपर्टीज आप खुद से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरा मोटिव यही था यहाँ पे कि स्टाइलिंग, स्टाइल शीट को कवर के कनेक्ट कैसे करना है, और स्टाइलिंग बेसिकली करना स्टार्ट कैसे करना है, ताकि आप खुद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगा। आई मीन आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो बता रहा था मैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बॉक्स मॉडल नाम की चीज़ होती है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग सीएसएस, और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि बॉक्स मॉडल के बिना आपको मैं वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीएसएस को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही जल्दी से हम सीएसएस क्लियर करेंगे, ताकि हम लोग सीएसएस के लूप में ना रह जाए। फिर उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट करनी है। ओके। थैंक यू।